नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद है हर बार की तरह आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। आज की जो वीडियो है वो हमारे राष्ट्र के प्रतीक राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत के बारे में है। इनसे जुड़े कई सवाल आप सबके मन में होंगे, जैसे एंथम क्या होता है, सॉन्ग क्या होता है, कब एक सॉन्ग एंथम बनता है, भारत का नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इनमें क्या अंतर है, क्या क्या भारतीय संविधान में इनसे जुड़े प्रावधान हैं और भी बहुत कुछ। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, लेकिन आज इनसे बढ़कर हम बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एंथम के मीनिंग से करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंथम, कि एंथम क्या होता है, इसे कई प्रकार से समझाया गया है, जैसे अ हायमन ऑफ प्रेज और लॉयल्टी, यानी स्तुति या निष्ठा का एक भजन, और एक राष्ट्र, कॉलेज आदि के रूप में प्रशंसा या भक्ति का एक गीत, और एक गान को देशभक्ति, प्रेम या प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए गाया जाने वाला संगीत के एक टुकड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और एक सॉन्ग यानी एक गीत जो किसी देश, संगठन, स्कूल आदि के लिए विशेष महत्व रखता है और स्पेशल ओकेजन्स, विशेष अवसरों पर गाया जाता है, तो उसे एंथम कह सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉन्ग। हमने एंथम को जान लिया, आप जानते हैं कि सॉन्ग क्या होता है। देखिए, एक सॉन्ग एक म्यूजिकल कंपोजिशन होता है जिसमें एटलीस्ट वन मेलोडी होती है, एक वोकल लाइन होता है और कुछ वर्ड्स होते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि एक सॉन्ग, अ सॉन्ग बी एन एंथम इफ़, यानी एक सॉन्ग एक एंथम बनता है कब, जब अ सॉन्ग एक गीत एक गान होता है जब यह क्या हो, उत्साही हो, सम्मानजनक और कभी कभी रिवॉल्यूशनरी भी हो, यानी क्रांतिकारी भी हो, और देश के इतिहास को परिभाषित करता हो। और एक गान एक ऐसा गीत है जो लोगों के समूह के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी इंडिविजुअल का। तो आइए अब बात करते हैं नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान होता क्या है, राष्ट्रगान का मीनिंग क्या है, वो अगर हम बात करें दोस्तों, एक राष्ट्रगान एक देशभक्ति संगीत रचना है जो किसी देश या राष्ट्र के इतिहास और परंपराओं का प्रतीक और बखान करता है। अधिकांश राष्ट्रगान जो होते हैं उनकी शैली में मार्चेस या हायमन है और लिरिक्स स्वतंत्रता आंदोलनों और स्वतंत्रता व उसके नागरिकों, सुदूर परिदृश्य और विविध संस्कृतियों के संघर्षों से संबंधित होता है। दोस्तों, जो एक नेशनल एंथम होता है यह किसी विशेष देश का प्रतिनिधित्व करता है, एक पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। राष्ट्रगान किसी भी औपचारिक उद्देश्य के लिए किसी भी देश का आधिकारिक गीत होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन नेशनल एंथम की, यानी भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की। सभी जानते हैं कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसके लिरिक्स रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखे और इसका म्यूजिक मार्गरेट कजन्स ने 28 फरवरी 1919 को दिया। इसे भारत द्वारा आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अधिकृत किया गया। अब भारतीय राष्ट्रगान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। जैसे पहला बिंदु तो आप सभी जानते ही हैं कि जन गण मन ही हमारा नेशनल एंथम है भारत का। देखिए, यह मूल रूप से पॉलीमैथ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल में भारतो भाग्य विधाता के रूप में रचा गया था। विधाता है, विधाता नहीं, विधाता इसलिए है क्योंकि जो बंगाल होता है, बंगाली भाषा होती है, उसमें वी नाम का कोई अक्षर नहीं होता है, इसलिए विधाता लिखा गया है। द फर्स्ट स्टैंजा, यानी जो भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारतो भाग्य विधाता गीत के पहले स्टैंजा को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और वहीं राष्ट्रगान के औपचारिक गायन में, जैसा आप सभी जानते ही होंगे, औपचारिक गायन में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। और इसी जो हमारा राष्ट्रगान है उसका एक छोटा संस्करण भी है जिसमें पहली और आखिरी पंक्तियाँ होती हैं। इसके प्ले में 20 सेकंड लगते हैं। यह गीत मूल रूप से 11 दिसंबर 1911 को भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में बनाया गया था। दोस्तों, मूल गीत भारतो भाग्य विधाता एक ब्रह्मो हायमन है जिसमें 5 स्टैंजास हैं और केवल फर्स्ट स्टैंजा को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी जो भारतो भाग्य विधाता है वो बहुत बड़ा है, उसमें कुल 5 स्टैंजास हैं, उनमें से केवल फर्स्ट स्टैंजा को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसकी जो शैली है वो ब्रह्मो हायमन है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अधिकांश राष्ट्रगान जो होते हैं वो मार्चेस या हायमन शैली के होते हैं।
तो दोस्तों टैगोर ने 28 फरवरी 1919 को बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। यानी जो हमारा भारतीय राष्ट्रगान है वह सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया था, और इसे बाद में 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। और दोस्तों जो ये सॉन्ग है, इस सॉन्ग को नेशनल एंथम के रूप में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी सिलेक्ट किया गया था जब वे जर्मन में थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि राष्ट्रगान के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान जो राष्ट्रगान को लेकर है वो आर्टिकल 51A में है। 51A जो दोस्तों हमारे संविधान का आर्टिकल 51A है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। किसके बारे में है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, जो कि प्रत्येक नागरिक के दायित्व होंगे। यानी ये जो भी ड्यूटीज़ होंगे वो भारत के प्रत्येक नागरिक के दायित्व होंगे। इसका जो एक लॉज है वो क्या कहता है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना, ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यानी हमारे संविधान में प्रावधान है कि हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम और हमारे राष्ट्रीय जो भी प्रतीक हैं उनका क्या करना, उनके आदर्शों का पालन करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और दूसरा प्रावधान ये है, ये काफ़ी मेन है, जो दूसरा प्रावधान है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके लिए तो एक खास एक्ट ही बना दिया गया 1971 में। इस एक्ट का सेक्शन 3 देखिए, स्पेशली राष्ट्रगान के बारे में है, प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। यानी इसमें लिखा गया है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो कोई भी जानबूझकर भारतीय राष्ट्रगान के गायन को प्रस्तुत करता है या ऐसे गायन में लगी किसी सभा को बाधित करता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस तरह के प्रावधान राष्ट्रगान को लेकर भारतीय संविधान में किए गए हैं। आइए अब राष्ट्रगान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों जो युगांडा है, युगांडा का राष्ट्रगान है वो दुनिया में सबसे छोटा है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट इन द वर्ल्ड। इसे लंबा करने के लिए ये लोग कभी कभी लगातार 2 बार अपने राष्ट्रगान का गायन करते हैं। और जो ग्रीस है, ग्रीस का राष्ट्रगान दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रगान है। वहीं स्पेन का राष्ट्रगान बिना वर्ड्स वाला है। और जो साइप्रस है, साइप्रस का अपना खुद का कोई राष्ट्रगान नहीं है। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो अब बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की। यानी नेशनल सॉन्ग क्या होता है? एक राष्ट्रीय गीत एक ऐसा गीत है जिससे देश की कई आबादी बहुत दृढ़ता से संबंधित हो सकती है, तो उसे नेशनल सॉन्ग कहेंगे। तो अब बात करते हैं इंडियन नेशनल सॉन्ग यानी भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। दोस्तों वंदे मातरम के लिरिक्स बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए थे, जिसे 1882 में उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इसे भी भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अधिगृहीत किया गया था और इसका म्यूजिक हेमंता मुखर्जी व जादूनाथ भट्टाचार्य जी ने दिया था। अब भारतीय राष्ट्रगीत से जुड़े कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। दोस्तों वंदे मातरम ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज वंदे मातरम इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये आप सबको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया वो नाम का कोई वर्ड बंगाली में होता नहीं है, इसलिए वंदे मातरम भी कहते हैं। वंदे मातरम इज़ अ पोएम जो कि रिटन इन बंगाली और कुछ संस्कृत वर्ड्स भी हैं, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा गया था। असल में जो वंदे मातरम है ये पोएम पहले ही लिख दी थी 1870 में, और इसी पोएम को बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल कर लिया 1882 में। तो जो इस गीत के पहले 2 छंद हैं, पहले 2 छंदों को कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा अक्टूबर 1937 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। यह 1905 में राजनीतिक सक्रियता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक लोकप्रिय मार्चिंग सॉन्ग बन गया था, पॉपुलर मार्चिंग सॉन्ग फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन 1905।
तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस गीत को भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि भारत ने के संविधान में राष्ट्रगीत का कोई उल्लेख नहीं है, इसके लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये देखिए नीचे ये पहले राष्ट्रपति के कथन है जो कि 24 जनवरी 1950 की सभा के डिबेट में है। ये पूरी डिबेट इंटरनेट पर उपलब्ध है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरी डिबेट इस तरीके से पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। 24 जनवरी 1950 की डिबेट है कमेटी की। तो देखिए दोस्तों, इस गाने के गायन में लगभग 65 सेकंड्स या परिस्थितिजन्य विनिर्देश हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है कि 65 सेकंड में ही होगा जैसे राष्ट्रगान को लेकर है कि। तो इस तरीके से इसके गायन के लिए कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन माना जाता है 65 सेकंड्स का। और जो श्री अरबिंदो घोष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त 2 छंदों के गद्य का अनुवाद भारत सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा अपनाया गया था। यानी जो श्री अरबिंदो घोष हैं उन्होंने क्या किया था, इसको ट्रांसलेट किया था, तो जिसे इंडियन नेशनल पोर्टल ने भी अपनाया। और भारत के राष्ट्रीय गीत को लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन का आधार माना जाता है। यह गीत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपार शक्ति और प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता था। दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भी इस गीत के पहले 2 स्टेंजास को राष्ट्रीय गीत बनाने के लिए सपोर्ट किया। जनवरी 1946 में गुवाहाटी आसाम में उनके एक स्पीच में उन्होंने क्या कहा, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरी स्पीच है उनकी। इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, महात्मा गांधी ने वंदे मातरम के गायन और एडॉप्शन का समर्थन किया। जनवरी 1946 में उन्होंने गुवाहाटी असम में दिए एक भाषण में आग्रह किया कि जय हिंद को वंदे मातरम की जगह नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सबको इस बात की याद दिलाई कि कांग्रेस ने आरंभ से ही वंदे मातरम का गायन किया है। उन्होंने जय हिंद का अभिवादन करने का समर्थन किया, लेकिन कहा कि यह वंदे मातरम के बहिष्कार के लिए नहीं होना चाहिए। उनको इस बात की चिंता थी कि जिन लोगों ने वंदे मातरम को त्याग दिया है वे एक दिन जय हिंद को भी त्याग देंगे। तो दोस्तों, अब लगभग हमारी पूरी बात समाप्त हो गई है। हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब ये जस्ट फॉर डिस्कशन है। दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर देखिए क्या क्या डिबेट चलती रहती हैं। दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन इसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। संविधान में केवल राष्ट्रगान के लिए प्रावधान है और इस कारण के रूप में देखा जाता है कि वंदे मातरम को आम लोगों द्वारा उचित सम्मान के रूप में क्यों नहीं माना जाता, क्यों आज भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा नहीं मिला है। तो अपने सुझाव ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जाते आते एक क्वेश्चन ये भी जान लेते हैं कि क्यों जन गण मन ही राष्ट्रगान है। इस पर भी कई लोगों के सवाल होते हैं। दोस्तों, क्योंकि जो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, यह बहुलवाद या विविधता में एकता की भावना को व्यक्त करता है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के मूल में है। और एक डिबेट ये भी है क्योंकि उस समय संविधान सभा के सम्मुख 2 ही गीत थे, एक द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी जनगण मन और दूसरा सभी स्वतंत्रता सेनानियों का साथी वंदे मातरम। तो संसद में इस बात पर बहस थी कि किसे नेशनल एंथम चुना जाए। तो वंदे मातरम के विरोध में अन्य धर्म के लोग थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में देखा गया है और ये गीत जिस आनंद मठ उपन्यास से लिखा गया है वह मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया था। तो इसलिए संविधान सभा द्वारा जनगण मन को राष्ट्रगान चुनने का फैसला लिया गया। बहरहाल मुझे उम्मीद है अब सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, और अगर अभी भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।